हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। एडिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कतिपय सदस्यों ने अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत समस्या बताई हैं। आपकी सभी बातों को नोट किया गया है। इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर देंगे। जो काम परिधि में होगा और नियमानुसार हो सकता है और जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी होगी, उन सारे काम को करेंगे। सभी का जवाब देंगे। कृपया अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभापति जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गांव में पाला पड़ गया है और हमारी फसल नष्ट हो गई है। हम बहुत दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी बिल माफ कर देंगे तो इससे बड़ी राहत मिलेगी और संतोष होगा। अध्यक्ष महोदय, कल बताया गया था कि जितनी बिजली हम सिस्टम में डालते हैं और उतनी बिजली की बहाली नहीं करेंगे तो बिजली का हास होना सरल बात है। हर वर्ष नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण करता है, जिसका पूरा भार जनता को वहन करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें बिजली ज़्यादा मिल गई और संप्रेषण हास के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में और कोई रास्ता नहीं बचता है। मजबूरी में वह उत्पादक बढ़ने लगता है। आप केवल बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से पारेषण और संप्रेषण हास कम करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। संभवतः हर वर्ष वह उत्पादक को न्यूनतम करके बिजली की दर को कम किया जा सकता है। माननीय पूर्व मंत्री जी, जब आपकी सरकार थी तब आपके यहाँ उपकेंद्र बनाना बहुत जरूरी था। उस समय आपने सब स्टेशन नहीं बनाया। तब वहाँ ऐसा लगता था कि आज़ादी के वर्षों बाद भी गांव वालों को बिजली तो मिलती थी, पर मीटर चलने के लिए बिजली नहीं रहती थी। अब वहाँ सब स्टेशन बन गया है, इसलिए क्षेत्र में अच्छी तरह से मोटर चल रही है। मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूँ। पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत संचालन शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। महोदय, अब धीरे धीरे पूंजी निवेश शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि तेजी के साथ पूंजी निवेश होगा। हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जिन जिन समस्याओं का
उल्लेख किया है। अब उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। मंत्री जी, आप पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, बल्कि विशेष बात यह है कि गांव के ट्रांसफार्मर जल गए हैं। बजट के अभाव में नए स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। कृपया आप बजट का प्रावधान करने का कष्ट करें। अंत में मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अलग अलग हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनीतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपरी, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं, जिनके अपने अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतीहर आंदोलन का गवाह रहा है। यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने इस दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इनमें से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदायों में कुछ संपन्न तबका जरूर मालूम पड़ता है, जिसने शिक्षा और नगद अर्थव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी बहुत ज्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः
दो जनजातीय समूह रहे हैं। अंडमानी सबसे अलग थलग लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती फूलती आबादी के प्रतीक है। आदिवासियों के बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीजों से गुजारा कर लेता है। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया हो रहे हैं। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।